हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR-NET लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 13 के बारे में। स्टूडेंट्स, सेल सिग्नलिंग की प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट पाथवेज के बारे में जो कि अपने सेलुलर रेस्पॉन्स को कंप्लीट करने के लिए GPCR रिसेप्टर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैम पाथवे, IP3 डैग पाथवे, विजन पाथवे, कोलेरा टॉक्सिन मैकेनिज्म या नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे। इन सभी पाथवेज के अंदर हमने देखा कि ये अपने सेलुलर रेस्पॉन्स को कॉज करने के लिए GPCR रिसेप्टर का यूज़ करते हैं। तो आपके माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या हो अगर लिगेंड जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो GPCR रिसेप्टर से लंबे समय तक प्रोलॉन्ग टाइम या कंटिन्यू बाइंड करता रहे। इससे क्या होगा कि G प्रोटीन कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा। अगर G प्रोटीन कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा तो ये इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर एंजाइम को भी कंटिन्यू एक्टिवेट करके रखेगा, जिसकी वजह से ये जो इफेक्टर एंजाइम है ये सेल के अंदर मौजूद सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता रहेगा और आफ्टर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के बाद हमें सेलुलर रेस्पॉन्स कंटिन्यू मिलता रहेगा, जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। राइट? क्यों हार्मफुल है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये लिगेंड, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल था, ये मैसेज लेकर आया था कि सेल डिवाइड करे, सेल डिवीजन से रिलेटेड था। अब अगर लंबे समय तक ये सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड करते रहेंगे तो सेल बार बार डिवाइड होगी, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इतनी बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है कि किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल का बार बार रिसेप्टर से बाइंड करने की वजह से किसी न किसी तरह की विकृति या आप कह सकते हैं किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम या वो सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिसेप्टर है ये अपने आप को अडेप्ट करे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं, GPCR अडेप्टेशन, कैसे ये GPCR अपने आप को अडेप्ट करता है। ये जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है कैसे ये डिसेंसिटाइज होता है, कैसे ये अपने आप को रेगुलेट करता है। इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन को समझाने से पहले हमें समझना होगा कि सेंसिटाइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हमने अभी तक जितने भी पाथवेज देखे उसमें हमने जनरली क्या देखा कि कोई लिगेंड होता है या सिग्नल मॉलिक्यूल होता है, वो GPCR रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट से आकर बाइंड करता है। बाइंड करने की वजह से इस रिसेप्टर का जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, यानी कि जो एन टर्मिनल वाला साइड है, उस पर जो है गैफ एक्टिविटी होती है। यानी कि जो रिसेप्टर है ये अपने आप ही यानी कि इटसेल्फ गैफ एक्टिविटी करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह कार्य करता है। अब चूंकि इस रिसेप्टर का जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वो G प्रोटीन से लिंक रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यानी कि ये जो रिसेप्टर है वो G प्रोटीन के साथ कपल्ड है। और हम लोग अच्छी तरह से G प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा, गामा। अब होता क्या है कि जैसे ही इस रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पर कोई लिगेंड या सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद इसका जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है ये गैफ एक्टिविटी करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है। और इसका काम क्या होता है कि ये G प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट पर जो GDB बाइंड है उसको ये कन्वर्ट कर देता है GTP में। और जैसे ही अल्फा सब यूनिट GTP बाइंड हो जाता है तो ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाती है, या हम कहें कि G प्रोटीन जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है कि अल्फा सब यूनिट जो होती है वो बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे की तरफ बढ़ती है। आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही वो इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर एंजाइम एक्टिवेट होगा वो सेल के अंदर मौजूद किसी सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है और फाइनली हमें सेलुलर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। यानी कि जिस काम के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल आया था वो फाइनली हमें सेलुलर रेस्पॉन्स के रूप में मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सेंसिटाइजेशन। अब ये जो रिसेप्टर है इसे हम क्या कहेंगे? सेंसिटाइज्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो सेंसिटाइजेशन के अंदर हमने क्या देखा कि ये जो रिसेप्टर है ये लिगेंड के प्रेजेंस में रेस्पॉन्स देता है, सेलुलर रेस्पॉन्स देता है। राइट? तो इसके बारे में आप लोग लिखेंगे रिसेप्टर विल रेस्पॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। इसे कहा जाता है सेंसिटाइजेशन। और ये जो रिसेप्टर है इसे हम क्या कहेंगे? सेंसिटाइज्ड रिसेप्टर। लेकिन सोचो स्टूडेंट, अगर लंबे समय तक ये लिगेंड बार बार इसी रिसेप्टर से बाइंड करे तो बार बार सेलुलर रेस्पॉन्स कोज होगा, जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। राइट? ये सेल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर है ये अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन करता है, ये अपने आप को डिसेंसिटाइज कर देता है, जिसकी वजह से इस लिगेंड का
कोई भी इफेक्ट नहीं होता और ना ही सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। इसको हम क्या कहेंगे? डिसेंसिटाइजेशन। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो डिसेंसिटाइजेशन के बारे में आप लोग लिखेंगे, द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ जीपीसीआर रेस्पॉन्स कैन बी डिस्क्राइब एज द लॉस ऑफ रेस्पॉन्स। यानी कि अब ये रेस्पॉन्स देना ही बंद कर देता है अगर लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर लिगेंड बार बार कंटिन्यू बाइंड करता है तो ये जो है रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है। लॉस ऑफ रेस्पॉन्स टू प्रोलॉन्ग्ड और रिपीटेड स्टिमुलेशन। इट स्टार्ट विद ए फॉस्फोराइलेशन। ये जो है फॉस्फोराइलेशन से स्टार्ट होता है ऑफ ए सेवरल, जैसे अमाइनो एसिड है, सेरीन एंड थ्रियोनिन रेजिड्यू इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन ऑफ द रिसेप्टर। आइए मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ, थ्योरी से हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में ना आए। स्टूडेंट, ये जो रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन होता है इसके दो मैकेनिज्म है। नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, नंबर सेकंड मैकेनिज्म है रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। इसे हम रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। डायग्राम की मदद से हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म के बारे में, जो कि है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है? कट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन रिसेप्टर एंड एक्टिव जी प्रोटीन। मान लीजिए स्टूडेंट, हमें पता है कि लंबे समय तक अगर कोई लिगेंड आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर है जो कि इस जी प्रोटीन के साथ लिंक रहता है, अगर इसके बीच इंटरेक्शन हट जाए, कट ऑफ हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जी प्रोटीन एक्टिवेट ही नहीं होगा। अगर जी प्रोटीन एक्टिवेट नहीं होगा तो वो इफेक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट नहीं करेगा, तो वो जो सेल के अंदर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होगा वो भी नहीं होगा और फाइनली सेलुलर रेस्पॉन्स भी नहीं होगा। तो डिसेंसिटाइजेशन की मैकेनिज्म में जीपीसीआर अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है? अगर लंबे समय तक लिगेंड आकर के इस रिसेप्टर को स्ट्राइक करता है तो ऐसे में ये रिसेप्टर इस जी प्रोटीन के बीच जो कनेक्शन है या जो इंटरेक्शन है उसको कट ऑफ कर देता है। तो इस रिसेप्टर और जी प्रोटीन के बीच जो इंटरेक्शन है या जो लिंक है वो कैसे कट ऑफ होता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए अगर लिगेंड लंबे समय तक इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड करता है या इसे स्ट्राइक करता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है या ये जो रिसेप्टर है ये जीपीसीआर काइनेज एक्टिविटी करता है। ये इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये जीपीसीआर काइनेज एक्टिविटी करता है। काइनेज हमने वर्ड जहां पर भी सुना है वहां पर हमने जाना है कि ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर है एक तरीके से फॉस्फोराइलेशन करता है। इसका जो एंड टर्मिनल है या साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर ये फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड करेगा या ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है, स्पेशली सेरीन और थ्रियोनिन जो अमाइनो एसिड है, वहां पर फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करेगा। नंबर सेकेंड, इसी सेल के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है अरेस्टीन प्रोटीन। अरेस्टीन प्रोटीन से आप लोग समझ जाइए कि ये भी अरेस्ट करने वाला है। ये आकर के उस फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड कर जाएगा, राइट। यहां पर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं। देखिए, इस रिसेप्टर के साइटोप्लाज्मिक जो डोमेन है, जो एंड टर्मिनल साइड है, वहां पर जो अमाइनो एसिड है सेरीन और थ्रियोनिन, उस पर फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हुआ और साथ में ये अरेस्टीन प्रोटीन भी जाकर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने से क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा या हम कहें कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? जी प्रोटीन और इस रिसेप्टर के बीच जो कनेक्शन है, जो इंटरेक्शन है, वो कट ऑफ हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अब अगर लिगेंड आकर के इस रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेगा तो ये रिसेप्टर इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अब आप लोग खुद ही समझ जाइए कि कोई चीज क्रमबद्ध तरीके से यानी कि सीक्वेंस वाइज चल रही है या चेन की तरह चल रही है, तो अगर उसके बीच के इंटरेक्शन को कहीं पर भी कट कर दिया तो आगे का जो फिनोमिना है वो नहीं हो पाएगा, राइट। अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो भी जाए तो ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से जो सेलुलर रेस्पॉन्स हो रहा था कंटिन्यू, वो अब नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है ये अपने आप को अडेप्ट करता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट रिसेप्टर के डिसेंसिटाइजेशन में नंबर सेकेंड मैकेनिज्म, रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन, या इसे हम बोलते हैं रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। थ्योरी को थोड़ी देर के लिए आप लोग स्किप कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए कि अगर कोई लिगेंड कंटिन्यू इस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और बार बार हमें सेल्यूलर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है जो कि सेल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ऐसी कंडीशन में ये जो रिसेप्टर है ये अपने आप को अंदर की तरफ ले जाता है, यानी कि ये सेल सरफेस से हट करके अब ये सेल के अंदर की तरफ इसका इन्वेजिनेशन होता है। इन्वेजिनेशन किस प्रकार से होता है आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये सेल है, तो अगर इसके सरफेस पर यहां पर अभी तक ये रिसेप्टर मौजूद था तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को एंगल्फ कर लेगा, या हम कहें यहां पर इसका इन्वेजिनेशन हो जाता है और फाइनली ये जो सेल के अंदर वेसाइकल के फॉर्म में बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सिंपली आप लोग देख सकते हैं इस सेल के सरफेस पर कहीं पर भी ये रिसेप्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये रिसेप्टर अब सेल के अंदर आ गया।
तो अब ये जो लिगेंड है वो किसे आकर एक्टिवेट करेगा? जब यहाँ पर कोई रिसेप्टर ही नहीं है तो वो एक्टिवेट कैसे करेगा? अगर वो एक्टिवेट नहीं करेगा तो सेलुलर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो रिसेप्टर है इसका हो जाता है इंटरनलाइजेशन। अब यहाँ पर स्टूडेंट दो पॉसिबिलिटी है, राइट। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो रिसेप्टर जिसका इंटरनलाइजेशन हो चुका है ये अपने आप को दोबारा से रिसाइकिल करे, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये सेल के अंदर इसका जो इंटरनलाइजेशन हुआ है ये परमानेंटली नहीं हुआ है। ये चाहे तो अपने आप को दोबारा से रिसाइकिल करके सेल के सरफेस पर दोबारा से पहुंच सकता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगेन ये जाकर के फिर दोबारा से अपनी जो जीपीसीआर एक्टिविटी है उसको फिर दोबारा से स्टार्ट कर देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट? ये जो जीपीसीआर जिसका इंटरनलाइजेशन हुआ है ये सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ मिल करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले, राइट। ये क्या करेगा? ये सेकेंडरी लाइसोसोम से आकर के फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होने के बाद ये पूरा का पूरा जो रिसेप्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसको आइए समझते हैं, थ्योरी की मदद से काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ रिसेप्टर फ्रॉम द सेल सरफेस, यानी कि सेल सरफेस से आपने रिसेप्टर को ही रिमूव कर दिया, क्योंकि आपने देखा कि बार बार लिगेंड आकर के बाइंड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो रिसेप्टर है वो सरफेस से हट करके अंदर की तरफ सेल के अंदर एंगल्फ हो गया, राइट। अब ये जो इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर है ये री एक्सपोज्ड भी हो सकता है एक्सोसाइटोसिस की मदद से। यही लिखा हुआ है कि द इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर में बी इधर री एक्सपोज्ड थ्रू एक्सोसाइटोसिस, यानी कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये दोबारा से री एक्सपोज्ड हो सकता है और दोबारा से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है और डिग्रेड इन लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम से मिल करके अपने आप को डिग्रेड भी कर सकता है, यानी कि परमानेंटली खत्म भी कर सकता है, ठीक है। द इंटरनलाइजेशन ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी कि सेल सरफेस रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन होना किसके अंदर? टू इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट, इसे कहा जाता है रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। वेरियस डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन लाइसोसोम आफ्टर इंटरनलाइजेशन इज टर्म्ड रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन किसे कहा जाता है? जब ये जो इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर है ये किसी सेकेंडरी लाइसोसोम से जाकर बाइंड कर जाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो आपस में फ्यूज करने के बाद ये अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो इसे कहा जाता है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। तो कुछ बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि डीसेंसिटाइजेशन के 3 मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, दूसरा मैकेनिज्म है रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन, तीसरा मैकेनिज्म है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपली जानते हैं कि ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर है वो सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज होकर के अपने आप को कंप्लीटली परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर लेता है, राइट। इसे कहा जाता है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। डिसेंसिटाइजेशन को एक बार फिर से मैं थोड़ा समझा दूं कि अगर लिगेंड प्रोलोंग टाइम यानी लंबे समय से रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पर बाइंड करके बार बार जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और बार बार सेलुलर रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये अपने आप को अडेप्ट करता है, ये अपने आप को डिसेंसिटाइज करता है, अपनी एक्टिविटी को टर्न ऑफ कर देता है, राइट, जिसकी वजह से हमें सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। और ये जो सेल के अंदर एंडोसाइटिक वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम इंटरनलाइज्ड रिसेप्टर बोल रहे थे, ये भी इस एकदम से नहीं होता, इसका भी एक छोटा सा मैकेनिज्म है। ये सबसे पहले क्लेथरीन प्रोटीन और अडेप्टर प्रोटीन के साथ मिलता है और मिलने के बाद ये जो है एंडोसाइटिक वेसाइकल इन्वेजिनेशन के द्वारा एंडोसाइटिक वेसाइकल बनाता है जिसे बोला जाता है एंडोसोम, राइट। अब ये जो एंडोसोम है ये दोबारा से रीएक्सपोज्ड भी हो सकता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, यानी कि दोबारा से सेल सरफेस रिसेप्टर पर जा करके दोबारा से अपनी एक्टिविटी को टर्न ऑन कर देता है। दूसरे नंबर पे ये सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ मिल करके अपने आप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट किसी भी सेल सिग्नलिंग या पाथवे का इनिशिएशन और टर्मिनेशन रेगुलेट होता है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइफ साइंस के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक या पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस बने तो आप अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।